कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में, और मैं एफिलिएटेड हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और नेशनल मेडिकल सेंटर से भी। मैं पाकिस्तान जीआई लिवर डिजीज सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये एक हमारी सोसाइटी है जो कि जीआई और लिवर डिजीज़ के बारे में लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन इन सब से रिलेटेड है। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि आज जो डे मनाया जा रहा है WGO वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे है, और उसकी जो थीम है वो है गट माइक्रोबायोम द वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको हम समझते हैं कि एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जब हम ओपीडी करते हैं तो हमारे 75% ऑलमोस्ट जो पेशेंट है वो सफ़र करते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम से, अदर देन और सीरियस डिजीजेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, जिसमें इंक्लूडेड हैं प्रोफेसर अमानुल्लाह अब्बासी साहब जो कि डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं, डॉक्टर लुबना कमानी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं PGLDS की लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से उनका मुंसलिक हैं, डॉक्टर सज्जाद जमील कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारी सोसाइटी PGLDS के, और ये भी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं, डॉक्टर शाहिद अहमद पैट्रन ऑफ द सोसाइटी PGLDS दारुल सेहत हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं, और डॉक्टर हफीजुल्लाह शेख जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मुंसलिक हैं। हमारे पैनल में आज बहुत ही सभी रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं कराची के, और हम आज कराची और सिंध के, और आज हम डिस्कस करेंगे इरिटेबल बावल सिंड्रोम के बारे में। इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक इंग्लिश टर्म है और इसकी कोई ख़ास उर्दू ऐसी टर्म नहीं है जिसको हम अपने लोगों को बता सकें कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम क्या चीज़ है, उर्दू में क्या इसको बोलते हैं। इसको IBS और इरिटेबल बावल सिंड्रोम ही कहते हैं। ये एक बीमारी है जो कि बड़ी आंत को मुतासर करती है, और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ पेशेंट्स को साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो हम फिर अभी डिस्कस करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। पहला क्वेश्चन मैं डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी साहब से पूछूंगी कि डॉक्टर अमानुल्लाह, आप किस तरह डिफाइन करते हैं लोगों के लिए इरिटेबल बावल सिंड्रोम को? इरिटेबल बावल सिंड्रोम क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रोफेसर हूँ। मेडिसिन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी दोनों को देखता हूँ। मैं पाकिस्तान सोसाइटी फॉर द लिवर एंड GI डिजीज पाकिस्तान उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का। ये जो एक सवाल है, ये पहली बात ये है कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम को डिफाइन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि लोगों को ये मतलब आम लैंग्वेज में समझाना। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आसान लफ्जों में लोगों को समझाऊं कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक आंत की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कभी मरीज जो है वो डायरिया यानी मोशन की कंप्लेन करते हैं, कभी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं, और कभी ऐसा डिफाइन करते हैं कि न कब्ज होता है न जो है मोशन होते हैं, और कभी तो ऐसे सिर्फ एक एहसास सा होता है कि मेरी कोई समथिंग इज रॉन्ग, यानी कोई गलत है मेरे बड़ी या छोटी आंत या मैदे के साथ। तो इनकी डेफिनेशन तो यानी इसी बुनियाद को देखते हुए हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम को 4-5 टाइप्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। एक डायरिया डोमिनेंट यानी जिसमें मोशन ज्यादा होता है, जिसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम टाइप D कहते हैं। दूसरा जिसमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट होता है, जिसको हम टाइप C कहते हैं। और दूसरा जो अनटैपेबल होता है, यानी जो किसी भी में चीज में कोई डिफाइन नहीं होता। और तो चौथा ऐसा भी होता है जो बिल्कुल कोई किसी डेफिनेशन में नहीं आता, बस देयर इज ए समथिंग रॉन्ग विद द यानी छोटी आंत के साथ या बड़ी आंत के साथ। तो जैसे आप अभी थोड़ा सा पहले डिस्कस हो रहा था, आप लोगों को बता रही थी कि ये जो इरिटेबल बावल सिंड्रोम है ये पब्लिक में 75% है। ओवरऑल ये हकीकत है कि मोर देन 80% जो लोग हैं वो फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज से सफ़र करते हैं, जिसमें एक इरिटेबल बावल सिंड्रोम भी है। बाकी फंक्शनल डिस्पेप्सिया है और काफ़ी चीज़ें हैं, मगर इसमें इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो है वो सर फहरिस्त है।
तो ये डिफाइन करना कोई भी मतलब एक ठोस डेफिनेशन जो है वो बहुत मुश्किल है कि कोई इसका दे पाए, क्योंकि मेजॉरिटी मरीज जो है अपने अपने सिम्टम्स जो है वो बयान करते हैं। ओवरऑल इख्तिसारी सिम्टम यही थे जो मैंने आपको अभी डिफाइन किए। ठीक है, शुक्रिया। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो आज हम ये मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा स्पॉन्सर गेट्स फार्मास्यूटिकल है। गेट्स फार्मास्यूटिकल हमेशा ऐसी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, और आजकल जो हम ये अपने वेबिनार्स ये अरेंज कर रहे हैं फेसबुक पेज में, हमें उनकी हेल्प हासिल है, तो थैंक्स गेट्स फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डॉक्टर लुबना कमानी से पूछना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी ने बताया कि इसके 3 to 4 टाइप्स हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, डायरिया प्रीडोमिनेंट और मिक्स टाइप। अब आप क्या समझती हैं कि एक फीमेल का क्या, फीमेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और फीमेल पेशेंट के पर्सपेक्टिव से क्या ये बीमारी फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा है, और अगर उनमें ज़्यादा है तो उनमें कौन सा टाइप कॉमन है और क्या सिम्टम्स होते हैं? इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, डॉक्टर लुबना की आवाज़ नहीं आ रही। अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू डॉक्टर नाज़िश पर। बिल्कुल जैसे आपने सही कहा कि ये बीमारी फीमेल्स में या औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि इस बीमारी का ताल्लुक स्ट्रेस से होता है, एंजाइटी से होता है। फीमेल्स में देखा गया है कि उनका एंजाइटी लेवल ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि वो घरेलू कामकाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बच्चे तंग कर रहे हैं और प्लस उनको खाने पीने का इतना टाइम नहीं मिलता पूरे दिन में, ज्यादा स्ट्रेसफुल रहती हैं। दोनों टाइप्स कॉमन है, मगर क्योंकि हम गर्मी के है ना मुल्क में है, कफिन में ज्यादा गर्मी होती है, तो कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देखा गया है कि वो कॉमन है। लेकिन मिक्स डिजीज भी होती है जिसमें कभी कब्ज और कभी डायरिया होता है। कब्ज होने की वजूहत ये है कि पानी का कम पीना, गर्मियों में स्पेशली खवातीन होती है, किचन में काम करती हैं, उनको डिहाइड्रेशन होती है, पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, बच्चों में बिजी रहती हैं, बाज खवातीन फीड करवाती है बच्चों को, तो उनको भी पानी पीने का टाइम नहीं मिलता। प्लस गिज़ा टाइम पे नहीं लेती, बच्चों को देना है, शौहर को देना है, इन लॉज को के काम करने हैं, तो उनको बर वक्त वो गिज़ा जो लेनी चाहिए वो नहीं मिलती। आईबीएस का बहुत बड़ा ताल्लुक आपका स्ट्रेस, आपकी गिज़ा, आपका हाइड्रेशन से ताल्लुक रखता है बेसिक। प्लस बहुत सारी खवातीन प्रेगनेंसी में आईबीएस शुरू हो जाता है, जिनको नहीं भी होता तो प्रेगनेंसी में आईबीएस शुरू हो जाता है। तो जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनमें भी आईबीएस पाया जाता है बेसिक। जी वहां आवाज जाएगी आपकी। अच्छा, तो डॉक्टर लुबना कमानी का ये कहना था कि फीमेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन है, और ये भी देखा गया है कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं ये भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फीमेल हार्मोन्स का, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आती रहती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और थ्रू आउट द लाइफ जो फीमेल की पूरी ज़िंदगी है उसमें हार्मोन्स में काफ़ी चेंजिंग आती है, प्रेगनेंसीज, लैक्टेशन, मीनोपॉज, तो उससे भी इनके पूरा जो सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट होता है, और ये जो है ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं डेवलप करने के लिए इरिटेबल बावल सिंड्रोम, और इसके अंदर उसमें डाइट और सब चीज़ों का भी ताल्लुक है। अब मैं डॉक्टर सज्जाद जमील से एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि ऐसे हमने तो कहा कि फीमेल्स में इट्स मोर कॉमन और ये हार्मोन्स और ये सब चीज़ें इस पर इफेक्ट करती हैं, व्हाट अबाउट मेल्स? मेल्स के अंदर आईबीएस कैसा होता है और उसके क्या क्या वजूहत हैं? थैंक यू नाज़िश। मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान GI लिवर डिजीज सोसाइटी का। मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ये कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आंतों की हसासियत बीमारी जो है वो हम उसको लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि इसकी क्या वजूहत है, और ये एक प्रोसेस है जो पिछले 40-50 साल पुराना है। अगर हम शुरू में अर्ली 90s की बात करें तो हम लोग यही सोचते थे कि IBS जो है ये इसका ताल्लुक ब्रेन से है, और ब्रेन की प्रॉब्लम है, जो लोग साइकेट्रिक हैं, एंजाइटी प्रोन है, उनको IBS होता है। फिर बाद में नेक्स्ट अर्ली 90s में लोगों ने कहा कि नहीं ये ब्रेन की बीमारी नहीं है, और इसकी वजह जो है वो हार्मोन्स हैं। इसमें सबसे बड़े सेरोटोनिन या 5-HT एक हार्मोन है जो जिसकी कमी या ज़्यादती की वजह से होता है। फिर अभी पिछले लास्ट 10 to 15 ईयर्स में जो सारा का सारा जो रिसर्च है वो बैक्टीरिया या माइक्रोफ्लोरा बेस्ड है, और लोगों
लोगों ने प्रिज्यूम किया या जो भी बहुत सारी स्टडीज़ ने प्रूव किया कि हमारे पेट के अंदर जो एक अल्लाह ताला ने जरासीम का एक फ्लोरा बनाया है, और अगर उसकी बेतरतीबी हो तो वो किसी भी तरीके से हो सकती है, जिसमें स्ट्रेस हो, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो, और वो फ्लोरा अगर चेंज हो तो फिर IBS की वजह बनती है। तो हम IBS को सीख रहे हैं, और जो इस साल की थीम है गट माइक्रोबायोम, यानी आंतों के अंदर मौजूद जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो बेतरतीब हो जाएं या वो बीमारी पैदा करना शुरू कर दें, तो उसकी अलामत IBS यानी कि कब्ज, दस्त या पेट का फूलना, उर्फ आम में गैस कहते हैं, हमारी पॉपुलेशन में गैस की बीमारी कहते हैं। और ये एक वजह भी है कि गैस, अगर ऐसे बैक्टीरिया पेट में ज़्यादा हो जाए तो गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करें, या हमारा पेट उस गैस को एबनॉर्मली फील करना शुरू करे, तो ये IBS होता है। तो हमें ये पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसकी वजूहत हैं, और ये बैक्टीरिया किस तरह से चेंज हो सकते हैं। बैक्टीरिया की चेंज होने की बहुत सारी वजूहत हैं, जब मर्दों में भी और औरतों में भी। हमारा बाहर का खाने का इस्तेमाल, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, आउट प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर ड्रग यूज़ करना। IBS की एसोसिएशन बहुत सारी दवाओं के साथ हमारे जनरल पॉपुलेशन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पेट के बैक्टीरिया को, बड़ी आंत के, छोटी आंत के बैक्टीरिया की जो मिकदार है और उनकी टाइप को तब्दील करता है, तो और उसी से अलामत पैदा होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है तो मर्दों में भी उतना ही कॉमन है जितना ख़वातीन में। इनफैक्ट IBS जो है वो किसी भी मेरे जिगर की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्लिनिक दुनिया भर में 70% जो पेशेंट हैं वो जनरल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में वो IBS से ही रिलेटेड है, और इनका ताल्लुक सबसे ट्रैवल से बहुत गहरा ताल्लुक है। ट्रैवल से हमारा अभी तो कोरोना की वजह से पिछले 2.5-3 महीने से ट्रैवल नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं मुल्क में या इंटरनेशनल, उनको IBS की अलामत होती है। ट्रैवल स्ट्रेस, ट्रैवल आपका बैक्टीरिया चीज़ों, पानी का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कॉमन कहते हैं कि पानी की बहुत ताल्लुक है, फलक जगह है, तो एक जगह का पानी एक ख़ास फ्लोरा कंटेन करता है। अगर हम किसी जगह दूसरी जगह जाएँ तो हमारा फ्लोरा चेंज होता है। ख़ास तौर पर लोग बाहर के मुल्क से यहाँ आते हैं, उनका फ्लोरा चेंज हो जाता है। तो दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फूड एलर्जीज़ जो हैं। फूड एलर्जीज़ आजकल के दौर में जो प्रोसेस चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो हमारे यहाँ फूड एलर्जीज़ बहुत कॉमन है कि हमने कोई स्पेसिफिक खाना, जो सबसे हमारा कॉमन मेरे जिगर के क्लिनिक का सवाल ये होता है, डॉक्टर साहब परहेज़ क्या करें, क्या चीज़ खाएँ क्या नहीं करें। तो बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल या नेचुरल चीज़ें हैं जो कोई एक इंडिविजुअल नहीं हज़म कर सकता। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध नहीं हज़म कर सकते, कुछ लोगों को स्पाइस इंटॉलरेंस है, हीट इंटॉलरेंस है। तो फूड एलर्जीज़ का बहुत गहरा रोल है दोनों में, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी। तो जब भी मेरा इनकाउंटर होता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मरीज़ से सारे सवाल पूछे जाएँ, स्ट्रेस के बारे में भी पूछा जाए, नई फूड के बारे में भी पूछा जाए। और हमें मालूम है कि हम तो अभी कुछ अर्से से रुके हुए, लेकिन हमारा आउटसाइड फूड जनरल हमारा ट्रेंड दुनिया में भी, और साउथ ईस्ट पॉपुलेशन हमारे कराची का तो बहुत ज़्यादा है बाहर का खाना वगैरह। अगर हम इन चीज़ों को एलिमिनेट करें तो हम बहुत अच्छी तरीके से IBS या आंतों के हसासियत को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर सज्जाद जमील ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है, वो है गट माइक्रोबायोम के बारे में, जो कि हमारा वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे का इस दफ़ा मोटो भी, इस साल मोटो भी यही है, गट माइक्रोबायोम। तो गट माइक्रोबायोम का, जैसे डॉक्टर सज्जाद ने बताया कि अपसेट इन द गट माइक्रोबायोम, जो हमारा नॉर्मल गट माइक्रोबायोम है, इसका चेंज होना IBS की वजह बन सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना, या आपको कोई बहुत ही इन्फेक्शियस डायरिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस का या टाइफॉइड का एक एपिसोड हुआ हो, उसके बाद देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को डेवलप कर लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें बिला वजह की एंटीबायोटिक्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और फूड हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लूँगी डॉक्टर हफीजुल्लाह शेख से, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में। डॉक्टर हफीज साहब, क्या समझते हैं कि कौन सी कॉमन एलर्जीज हैं हमारी सोसाइटी में जो कि IBS को जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती हैं या IBS की वजह हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम।
जी, मेरा नाम डॉक्टर हफीजुल्लाह शेख है। मैं एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में काम करता हूँ और पीजीएलडीएस पाकिस्तान जीआई लिवर डिजीज सोसाइटी में एज अ को चेयर एंडोस्कोपी वर्कशॉप अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आईबीएस के बारे में जैसे कहा गया कि भाई आईबीएस के टाइप होते हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, डायरिया प्रीडोमिनेंट, मिक्स्ड एंड सब टाइप। और आईबीएस की जो डाइट के बारे में ना कहा गया है कि एक डाइट का फार्मूला है फूड मैप, FODMAP। इट मींस जो डाइट डिक्रीज फर्मेंटेबल ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड पोलिनोल्स में जो डिक्रीज हम यूज करेंगे ना, जो डाइट डिक्रीज फूड मैप की होगी तो वो जो है ना सिम्टम्स इंप्रूव करेगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लेनी चाहिए या बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ना लेनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स होते हैं, आप बनाना ले सकते हो, ब्लूबेरी ले सकते हो, और लेमन ले सकते हो, ग्रेप्स ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी। ये जो है ना आपकी गट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप अवॉइड करो। नॉर्मली ये चीजें जो फ्रूट्स में, ये चीजें जो मैंने बताई आपको, ये आप इजीली ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिक्रीज FODMAP। इसमें डिक्रीज फूड मैप होते हैं, तो विच विल इंक्रीज द IBS सिम्टम्स, इंप्रूव द IBS सिम्टम्स। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे स्पाइनच, पालक होती है, पोटैटो होती है, ग्रीन बीन्स होती हैं। तो ये जो ना ओलिव्स होते हैं, ये आपकी सिम्टम्स को ओवरऑल इम्प्रूव करेंगे, आपको अच्छा करेंगे, आपको इम्प्रूव IBS के सिम्टम्स करेंगे। कुछ दालें होती हैं, आलमंड आप ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए, मगर कोकोनट मिल्क यू कैन टेक, कोकोनट मिल्क उस पर स्टडीज हुई है कि आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। दूसरा प्रोटीन डाइट होती है, जैसे अंडा, मुर्गी, मछली आप इजीली ले सकते हैं। और कुछ चीजें अवॉइड करनी होती है, जैसे फ्रूट्स में कहते हैं सीड वाले फ्रूट, जैसे पीच होते हैं, आड़ू होता है, पियर होता है, नाशपाती होता है, वो आप अवॉइड करें। दूसरे जो है ना कुछ लेग्यूम्स होती हैं, केश्यूज होते हैं, जो काजू होते हैं, पिस्ताचियो वगैरह, ये आप अवॉइड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करें, जैसे हमने डिस्कस किया कि लेक्टोस या आइसक्रीम या व्हीट प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करें। तो इन चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेंगे। ओवरऑल ये है कि अगर आप FODMAP डिक्रीज फूड में आप अपने आपको जो है ना डाइट लेंगे तो आपके सिम्टम्स ओवरऑल इंप्रूव हो जाएंगे। और आपको देखना होता है कि पेशेंट को कोई रेड फ्लैग साइन तो नहीं हो रहे हैं। अगर रेड फ्लैग साइन हो रहे हैं तो इट मींस पेशेंट नीड्स वर्कअप। IBS के लिए कहा जाता है कि IBS बेसिकली इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इट मींस यू नीड टू एक्सक्लूड एवरीथिंग। अगर आपने सब कुछ एक्सक्लूड कर लिया बेसलाइन वर्कअप से इंक्लूडिंग एंडोस्कोपी, फिर आप फाइनली फंक्शनल डिसऑर्डर है, जैसे डॉक्टर अमानुल्लाह साहब ने कहा, आप उसको फिर डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को IBS है। डॉक्टर हफीजुल्लाह शेख, आपने जैसे फूड मैप के बारे में बताया, तो ये तो बहुत सारे आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस सब कुछ ही बता दिया कि ये हमें नहीं खाने चाहिए, ये कम खाने ये चाहिए। तो आप क्या क्या समझते हैं, ये क्या पेशेंट्स इन सब चीजों को फॉलो कर सकेंगे कि उसको ये भी नहीं खाना है? अभी मैंगो का सीजन आने वाला है, मैंगो जो है वो एक सीड वाला फ्रूट है, तो क्या हम मैंगो भी नहीं खाएंगे IBS में? नहीं नहीं, आप मैंगो खा, जब पेशेंट बेसिकली ये सेंसिटिव डिजीज है ना, सेंसिटिव है, IBS इज सेंसिटिव, ठीक है। तो आप जिस चीज से सेंसिटिव है वो अवॉइड करें। वो पेशेंट हिमसेल्फ एक डायरी बना लेता है कि इस चीज से वो अवॉइड करे, इस चीज से ना करे। नॉर्मली इस चीज पे जो मैंने आपको बताई, ये रिसर्च हो चुकी है कि ये चीजें आप लो तो आप सही रहोगे FODMAP पे। अगर ना लोगे तो उससे थोड़ा सिम्टम्स इंक्रीज हो जाएंगे। बेसिकली आपको जो है ना एक फूड मैप डायरी बना रही है, तो उस हिसाब से आपको चलना है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अवॉइड करें, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो आप ले सकते हो, यू कैन टेक। जो पेशेंट्स इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके इंफॉर्मेशन के लिए मैं उन्हें बताऊं कि अगर वो गूगल करेंगे फूड मैप, लो फूड मैप डाइट, तो एक बड़ा सा चार्ट उनके सामने आ जाएगा। तो वो उस चार्ट को डाउनलोड करके अपने किचन में या जो भी उनका डाइनिंग एरिया है उसमें रख सकते हैं, अपनी याददाश्त के लिए कि उनको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आप हर चीज़ खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। हम कह रहे हैं लो फूड मैप, आपको वो चीज़ों का क्वांटिटी कम इस्तेमाल करनी है। लेकिन कॉमनली जो हमने पेशेंट्स में देखा है, लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करके उनको काफ़ी IBS के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो जो पेशेंट्स जिनको डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS है, उनको हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें।
तो मेन ये है हमारा, और बाकी जो चीजें उनको प्रॉब्लम करती हैं उसको लो उसमें काउंट करें। डॉक्टर शाहिद अहमद ने हमें ज्वाइन जी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट में कोकोनट मिल्क पे स्टडी हुई है, वो यू कैन टेक, मतलब पेशेंट ऑलमोस्ट उसको टॉलरेट कर लेता है कोकोनट मिल्क, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा। कोकोनट मिल्क डॉक्टर हफीजुल्लाह एज सच मिल्क नहीं है, ये बेसिकली कोकोनट का एक्सट्रैक्ट है, जो कि काफी जगहों पे लोग यूज करते हैं और उसको खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगहों के ऊपर। डॉक्टर शाहिद ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वेलकम डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर शाहिद, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ, आपको आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी। डॉक्टर शाहिद, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि हम IBS को कैसे डायग्नोज करेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात तो जैसे डॉक्टर हफीज ने अभी 2 मिनट पहले कहा कि IBS जो है एक्चुअली डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। और डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि आपको पहले तमाम की तमाम ऑर्गेनिक डिजीजेस, यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं या कोई लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं या बॉडी चेंजेस क्रिएट कर सकती हैं, उन सबको एक्सक्लूड करना होगा। तो और यूजुअली रूटीनली IBS जो है वो एक बहुत ही पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी बहुत ही एग्जॉस्टिव किस्म का वर्कअप से गुजरना पड़ता है। पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव वर्कअप करवाना पड़ता है। अब अगर आप ये पूछें कि कौन से टेस्ट हैं जिसके बाद हम ये एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो देखिए हम जो है बेसिक टेस्ट से शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें CBC, जिसमें हम देखें पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट उसके नॉर्मल होने चाहिए, थायराइड प्रोफाइल यानी कि थायराइड के एंजाइम या हार्मोन्स के फंक्शंस नॉर्मल होने चाहिए। उसके बाद उसके अंदर कोई रेड साइंस हिस्ट्री में नहीं होने चाहिए। रेड साइन का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे वेट का लॉस होना या ब्लीडिंग पर रेक्टम या वॉमिटिंग में ब्लड आना या स्टूल में ब्लड आना या बुखार का होना या रात रात में पेन की वजह से उठना या किसी फैमिली मेंबर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर कोई मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री का सारा फाइंड आउट होना। तो एक तो ये चीजें हैं। उसके बाद जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको लोग यूजुअली नहीं, क्योंकि IBS का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ज्यादातर फिजिशियंस जो हैं इसको एक नफ्सियाती बीमारी कह के ट्रीट करते हैं। IBS के सिम्टम्स बहुत ज्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस से भी मैच करते हैं, जो अभी 2 मिनट पहले डिस्कस हुआ। इसके अलावा एक सीलियक डिजीज यानी गंदुम की एलर्जी, व्हीट एलर्जी जो होती है, उसके अंदर भी जो सिम्टम्स होते हैं मोर और लेस IBS जैसे होते हैं। सो आपको उसके बाद एक इंटेस्टाइनल इमेजिंग जिसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं, जो कि अपर ट्रैक को देखती है, और एक हद तक या लोअर ट्रैक की इमेजिंग जिसको हम सिग्मोइडोस्कोपी या और थॉरो इन्वेस्टिगेशन में अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है तो हम एक्सटेंड करें अपने वर्कअप को क्लोनोस्कोपी तक। और जब ये सारी चीजें नॉर्मल आ जाए, मिसाल के तौर पे हम सेकंड पार्ट के सैंपलिंग लें, दूसरी आंत की छोटी आंत से बायोप्सीज लें, वो नॉर्मल आ जाए, एंडोस्कोपी के अलावा जो क्लोनोस्कोपिक फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर हमें नॉर्मल फाइंडिंग्स मिले, इलियोसिकल एरिया जो होता है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल मिले, सो इसी बेसिस के ऊपर हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। लेकिन हमारे यहाँ जर्नल प्रैक्टिस बहुत इसके बरखिलाफ है। यूजुअली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की हद तक तो हम लोग वी आर ऑल द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ये बात समझते हैं, मरीजों को कम्युनिकेट भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से जो जर्नल फिजिशियन टाइप के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द एंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी। वो एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी के बिल्कुल इंक्लिनेशन में नहीं होते और बड़ी बड़ी उसके बारे में तहफ्फुज़ात रखते हैं जो मरीजों को भी कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे मरीज जो है मेजर डायग्नोसिस के मिसिंग के साथ अपने काफी साल इसी में गवा देते हैं कि जी भी सिर्फ उनको IBS है। लेटर ऑन पता चलता है या तो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या उनको सीलियक डिजीज है, जो कि टॉप डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं इस कंडीशन के। सो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड साइंस नहीं होने चाहिए। कोई भी जो मैंने आपको बताया 4-5 रेड साइंस, वजन का गिरना, ब्लड का आना, बुखार का होना, फैमिली रिलेटिव में हिस्ट्री का होना, मुसलसल डायरिया होना। दूसरा ये कि वर्कअप उसका नॉर्मल होना चाहिए। इन्हीं 2 बेसिस पे हम पेशेंट को लेबल कर सकते हैं कि वो IBS का पेशेंट है।
अदरवाइज हमें लेबल करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज होती हैं इस केस को या इन मरीजों को। थैंक यू। डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी की तरफ हम आते हैं। जैसे डॉक्टर शाहिद से हमारा डिस्कस हुआ अभी कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इट्स अ डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन। एक दफ़ा पेशेंट को इरिटेबल बावल सिंड्रोम डायग्नोस हो गया, उसका सीलिएक डिजीज को हमने रूल आउट कर लिया, थायराइड डिसऑर्डर रूल आउट कर लिया, अपर जीआई एंड लोअर जीआई एंडोस्कोपी उसकी हमने कर ली जो कि नॉर्मल आई, और उसके बाद हमने उस पेशेंट को कहा कि आपको इरिटेबल बावल सिंड्रोम है। डॉक्टर अमानुल्लाह, आर यू लिसनिंग टू मी? जी डॉक्टर अमानुल्लाह, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। आप अच्छा, मेरी भी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मेरा अब आपसे ये जी जी। क्वेश्चन है कि हमने डायग्नोज कर लिया इरिटेबल बावल सिंड्रोम, अब पेशेंट आपके पास कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे सब टेस्ट नॉर्मल हैं लेकिन मुझे तकलीफ तो है, इसका इलाज क्या है? देखिए, जो पहले डिस्कस हुआ कि एक जो डाइट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं तो इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, अभी रिसेंटली जो गाइडलाइन अभी डॉक्टर हाफिजुल्लाह भी बता रहे थे, उसके ऊपर डॉक्टर सजाद ने कुछ कमेंट किए, डॉक्टर शाहिद ने भी किए। तो ये जो डाइट है, मैं तो इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ कि मरीज को खुद ही अपनी एक डायरी बनानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं डाइट डायरी। हम नहीं जानते कौन सी चीजें उनको एग्रावेट करती हैं, और वो अगर खुद ही महसूस करे कि ये चीजें मुझे एग्रावेट कर रही हैं, तो अगले मैं अगले जो 6 महीने, अगला जो साल है, उसमें उनको वो चाहिए कि वो सही चीजें जो है वो क्लोज करें। तो सेल्फ डाइट डायरी, मैं इसको ज्यादा डिफाइन यानी इजी लफ्जों में करूंगा कि सेल्फ डाइट डायरी बनानी चाहिए। हर मरीज को अपनी डायरी बनानी चाहिए। किसी को किस चीज से ज्यादा इरिटेशन होती है तो उसका वो इरिटेशन से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बढ़ जाता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अगर कांस्टिपेशन ज्यादा है तो उसको ज्यादातर पानी का ज्यादा अक्सर इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फाइबर जो जिन डाइट में फाइबर ज्यादा है, जैसे सलाद है, जैसे सब्जियां हैं, इनको ज्यादा उनको वाफर मिकदार में जो है इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसको लूज स्टूल है या मोशन है तो उस सूरत में वो चीजें जो मोशन को एग्रावेट कर रही हो, उनसे उनको जो है पानी का इस्तेमाल तो दोनों में ही करना चाहिए, चाहे लूज स्टूल हो चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों में फायदा है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि फाइबर डाइट दोनों में ही फायदा कर सकती है। बाकी जो डायरा जो डोमिनेंट है, उसमें हम जो मेडिकल कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे हम मिबाविरिन का यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम ल्यूकोसल्फाइड का यूज करते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं, जो मेडिकल ड्रग्स है या मेडिकल थेरेपी है, उसका भी हम यूज उसमें कर सकते हैं। और माइक्रोब, अब जी जो अभी हम कर रहे थे कि गट माइक्रोब्स की बात हो रही थी, तो जाहिर है ये भी जो डिजीज है इसीलिए हो रही है कि गट पूरा उसकी जो अंदर पैथोफिजियोलॉजी है, जो केमिकल जो कंपोजिशन है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो जो नॉर्मल जो जीआई कंबंसल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो गट माइक्रोब जो आजकल एक ओरल जो है फॉर्म में भी चीजें आ गई हैं, ये चीज आप अगर यूज करेंगे, ओरल कोई माइक्रोब का यूज करेंगे, तो उसमें इनको जो है स्पेशली मैं तो कहूंगा कि जो डायरा डोमिनेंट है उनको ज्यादा फायदा होता है। जो आजकल बहुत सारे फॉर्म। डॉक्टर अमानुल्लाह प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। जी 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 बिल्कुल वही बात कर। तो प्रोबायोटिक्स जो है उनका एक अच्छा रोल है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आजकल, और काफी मरीज जो है उनसे फायदामंद होते हैं। जाहिर है गट माइक्रोब चेंज होने की वजह से ये कुछ होता है, तो प्रोबायोटिक्स देने से जो है ये अंदर चीजें जो है वो जो केमिकल कंपोजिशन, जो पैथोफिजियोलॉजी चेंज हो गई थी गट में, वो वापस प्रोबायोटिक देने से वो वापस बहाल होती है, और उससे जो है मरीज को फायदा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट में और प्लस जो है डायरा डोमिनेंट में डिफरेंट मेडिकल ड्रग्स हैं जो हम देते हैं। डाइट जो है स्पेशली मैं तो यही एडवाइस किया मैंने कि वो मरीज को खुद अपनी सेल्फ डाइट डायरी बनानी चाहिए। बाकी और जो चीजें हैं, अब कभी ऐसा भी होता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लूज स्टूल्स ठीक नहीं होते, साथ में भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा होता है जो हम कभी जो है मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप हफ्ता उनको दवाई दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो एक दफा स्टूल कल्चर या स्टूल का टेस्ट करा के
एक नजर देख रहे हैं कि कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में तो नहीं चल रहा। तो ये चीजें देखना इंतहाई जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग। मरीज को आप काउंसिल करें, उनको सेटिस्फाई करें। ज्यादातर इरिटेबल बावल सिंड्रोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस होगा और जितना जो है एंजाइटी होगी, उतना इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफा आता जाएगा। तो इसलिए वो जो है बार बार जो है मरीज को काउंसिल करें और उनको चीजें डिफाइन करें और उनको ये भी एडवाइस करें कि वो एक्सरसाइज भी करे और ज्यादातर अपनी नींद भी बिल्कुल सही करे, क्योंकि नींद परफेक्ट करने से भी आईबीएस में बहुत मतलब पॉजिटिव असर आता है। तो डॉक्टर अमानुल्लाह भी बता रहे थे कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप है इन द ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस के इलाज में वो है अपनी डाइट मॉडिफिकेशन। तो अगर आप पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन है तो उनको अपनी हाई फाइबर डाइट और इंक्रीज करना है, अपना पानी का इंटेक बढ़ाना है। और अगर उनको डायरिया के साथ है तो उसमें उनको इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहिए और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टर लुबना कमानी से है। सो डॉक्टर लुबना, आप इस बात पे रोशनी डालेंगी कि जैसे पेशेंट आईबीएस के आपको पता ये ठीक नहीं होते, इनको परसिस्टेंट सिम्टम्स रहते हैं और जब भी ये दवाओं का इस्तेमाल छोड़ते हैं तो ये फिर रिलैप्स कर जाते हैं, इनको दोबारा से सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो इतना लंबा अरसा ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना इनके लिए सेहत के लिए अच्छी साबित होंगी या उनके साइड इफ़ेक्ट इन पे कुछ होंगे, या प्रोलॉन्ग दवाइयाँ इस्तेमाल करने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा? इसके बारे में आप क्या कहती हैं? अच्छा, देखें, ये बीमारी जहाँ बहुत इजी है उतनी ही ये मुश्किल बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी क्रॉनिक बीमारी है। इसका कोई हतमी इलाज नहीं है, कोई डेफिनेट कोर्स नहीं है कि हमने जैसे मलेरिया का, टाइफाइड का होता है कि भाई 10-15 दिन की दवाइयाँ दी और ठीक हो गए। ये क्रॉनिक बीमारी है, तो इसमें पेशेंट्स के गुड डेज होंगे और बैड डेज होंगे। पेशेंट बीच में ठीक भी हो जाएंगे और ये वापस कुछ अरसे के बाद रिलैप्स होंगी। रिलैप्स होने की अमूमन वजूहात होती है, या तो कोई स्ट्रेस हुआ है पेशेंट्स को, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम के सीजन्स में स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं हमारे पास कि उनको ये स्ट्रेस हुआ है और आईबीएस एग्रीवेट हो गई है, ज्यादा हो गई है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आप ट्रैवल पे जाते हैं, वहाँ पे आपका फूड एंड एनवायरनमेंट चेंज होता है, या घर में शादियों का सीजन है, या जैसे रमजान में लोग जो बदपरहेजी करते हैं, बहुत सारी तली हुई चीजें खाते हैं, तो उनका आईबीएस वापस लौट जाता है। तो अगर पेशेंट ठीक है बीच में, तो उनको कोई जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी वो दवा ले। जब वो उनको सिम्टम्स आए तो जब वो दवा ले सकते हैं, बीच में ये छोड़ सकते हैं दवा को अगर ये बिल्कुल ठीक है तो। प्लस इनको सारी जिंदगी एहतियात करना होगा, जैसे डॉक्टर अमानुल्लाह ने कहा है कि उनको अपनी स्लीप पैटर्न सही करना होगा, उनको अपना एक जो रूटीन है वो सेट करना होगा, खाना प्रॉपर लेना होगा, चबा के खाना होगा, पानी का इंटेक ज्यादा रखना होगा। जो चीजें उनको है ना एग्रीवेट करती है, सिम्टम्स को बढ़ाती हैं, वो चीजें अवॉइड करनी होगी। तो उनको भी इस बात का ख्याल रखना होगा सारी जिंदगी कि ये चीजों से मुझे अवॉइड करना है। साथ में एक्सरसाइज में कहती चलूं कि एक्सरसाइज का बहुत पॉजिटिव रोल होता है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन वाले आईबीएस के पेशेंट्स में, क्योंकि एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज करती हैं। तो एक्सरसाइज आईबीएस के पेशेंट्स में आप कहते हैं तो उसका भी बहुत थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। तो लाजमी नहीं है कि ये सारी जिंदगी दवा ले, अगर वो काफी अरसा बीच में ठीक रहते हैं तो वो दवा बंद कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन उनको अपनी एक रूटीन सेट करनी होगी और एक सिस्टम सेट करना होगा ताकि ये वापस दोबारा ना आए या एग्रीवेट ना हो। थैंक यू। तो डॉक्टर लुबना ने बताया कि पेशेंट्स के साथ गुड डेज और बैड डेज आएंगे और वो अपनी ट्रीटमेंट को भी उसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर सज्जाद से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट की काउंसलिंग और रीअश्योरेंस कितना उनको हेल्प करती है उनके रिलीफ सिम्टम्स रिलीफ में। प्लस क्या आप अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि या आपका पेशेंट आपसे पूछे कि क्या मैं डाइटिशियन से कंसल्ट करूं, तो आप उनको क्या मशवरा देते हैं इस बारे में? जिस तरह डॉक्टर अमानुल्लाह और डॉक्टर लुबना ने बताया कि काउंसलिंग का बहुत अहम रोल है, और प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम बिजी क्लिनिशियंस हैं
और IBS के मरीज हमसे ढेर सारे सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, परहेज है, ये है, वो है। और अक्सर क्लिनिशियन के पास टाइम ही होता है, डॉक्टर साहब ये दवा खा लें आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे अपने IBS के मरीज को तो हो सकता है कि उसके विजिट्स कम हो जाएं और उसके अलामात बेहतर हो। तो काउंसलिंग का बहुत अहम रोल है। दूसरा, जिस तरह हमने बहुत सारी थेरेपीज़ की बात की, तो हम अक्सर एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज़ करते हैं IBS के मरीज़ों में, पर बाकी अद्वियात के साथ, और उनका बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन इसमें वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि अद्वियात यूज़ करनी चाहिए, उनको प्रॉपर डोज में यूज़ करना चाहिए। आमतौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं तो बेबी डोज में यूज़ करते हैं, और फिर जब थोड़ा सा इफेक्ट आता है तो उसको जल्दी ऑफ कर देते हैं। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप यूज़ स्टार्ट कर सकते हैं, उसको मैक्सिमम डोज तक लेके जाएं, लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से ज़रूर हेल्प लें। प्रॉपर डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट जो है बहुत देर पर रिलीफ प्रोड्यूस करते हैं मरीजों में, बजाय कि आपने कुछ अरसे अलामती दवाओं के साथ एंटी डिप्रेसेंट यूज़ की, इससे फ़ायदा हुआ, 3-4 महीने मरीज लिया तो मरीज़ गायब हो गया, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा हो गया था, फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तो अपने साइकेट्रिस्ट दोस्तों से, साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी काउंसलिंग के साथ। क्योंकि मरीज के डॉक्टर साहब मैं तो पेट के लिए आया था, अपने साइकेट्रिस्ट के पास क्यों रेफर करने। इसी तरह डाइटिशियन का बहुत अहम रोल है, और डाइटिशियन के पास भी रोल ये नहीं है कि सिर्फ आप ये खा लें वो खा लें। बहुत अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, कि डाइट चार्ट की, डाइट डायरी की ज़रूरत है। और जिस तरह बताया कि फूड मैप अगर हम आम आदमी को बताएं उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, इंटरनेट पर भी पढ़ लेगा तो बहुत मुश्किल है। अक्सर लोगों ने अपनी OPDs में डाइट चार्ट बनाए हुए हैं, फूड मैप की बनाए हुए हैं, और डाइटिशियन उसको समझाए कि भाई ये चीज़ें मुझे सूट करती हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट कीमो में पहले था, बादी का और गैर बादी का, गैस बनाने वाली ग़िज़ाएँ और गैर गैस बनाने वाली ग़िज़ाएँ, तो बहुत तफसील से अगर समझाई जाएंगी तो मरीज़ को समझ आएगा। वरना जनरल ये खा लें वो खा लें से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, डाइटिशियन एक ब्लेसिंग है, डाइटिशियन हो और डाइटिशियन भी अच्छी हो, क्योंकि डाइटिशियन के पास भी बहुत जनरली टाइम नहीं होता, वो कहते हैं ये खा लें वो खा लें। तो और एंटी डिप्रेसेंट का जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसका प्रॉपर यूज़ हो या साइकेट्रिस्ट से एक मुलाकात हो, तो ये अलामात देर पर रिलीफ हो सकती हैं, और मरीज़ सिर्फ आपसे डॉक्टर लिखना की तरह हस्ब ज़रूरत मुलाकात करे। जब इसके सिम्टम्स बैड डेज हों तो वो आपसे मुलाकात करें, गुड डेज में तो दवा छोड़ के एक्सरसाइज और सिर्फ डाइट प्रिकॉशन इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर हफीजुल्लाह शेख से है। जैसे आपको पता है कि IBS कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट जो होता है उसमें पेशेंट को लग्जेटिव्स लेना पड़ते हैं, तो क्या प्रोलॉन्ग लग्जेटिव्स इस्तेमाल करने से हमारी आंतों मैदे में कोई असरात आते हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, या हमें किस किस्म के लग्जेटिव्स को इस्तेमाल करना चाहिए? मीन्स कब्ज़ कुशा अद्वियात जो हैं वो हमें कब तक और किस तरह की इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? IBS के ट्रीटमेंट, जो IBS-C की आप बात कर रही हैं, IBS प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, उसमें सबसे पहले तो हमने जैसे ही कहा कि डायग्नोस आपने कर लिया कि पेशेंट को IBS से सब चीजें एक्सक्लूड कर दी, और हम मोस्टली यूज करते हैं ऑस्मोटिक लेक्सेटिव वी कैन यूज, जो है ना, उसमें पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होती है, समटाइम्स वी कैन यूज एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स, ठीक है। और उसके अलावा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, जूसेस का, सलाद का, सब्जी, फ्रूट्स, स्पेशली कुकम्बर, खीरा, पपीता, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। और IBS-C में एक और न्यूअर ड्रग्स थेरेपी आ रही है, जो न्यू रिसर्च है, लेनेक्टोलाइड है, वो यूज आप कर सकते हो, मगर वो उसका एज है कि एडल्ट में आप यूज कर सकते हो, यंग पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते हो, मोर देन 17 में यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर IBS-C है तो IBS-C में जैसे डॉक्टर सज्जाद ने कहा कि आप एंटी डिप्रेशन यूज कर सकते हैं, तो C के लिए जो एंटी डिप्रेशन अच्छी होती है वो SSRI अच्छी होती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। और अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो आप ट्राइसाइक्लिक ज्यादा यूज कर सकते हैं। नहीं तो IBS-C में SSRI आप यूज कर सकते हैं, वो आप उसका इफेक्ट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, आफ्टर 3 to 4 वीक्स पेशेंट को इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। आपका इस्पगोल हर्स के बारे में क्या ख्याल है? इस्पगोल हर्स जो है वो कॉमनली यूज की जाती है, और काफी सारे पेशेंट ऑलरेडी ले भी रहे होते हैं, और डॉक्टर्स भी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं।
तो क्या इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस इसका पर सेफ है, इसको प्रोलॉन्ग इस्तेमाल किया जा सकता है, या क्या कोई इसके साइड इफेक्ट्स हैं? स्पेगोलस बहुत अच्छी चीज है। स्पेगोलस कैन बी यूज्ड इन बोथ। आप कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट में यूज कर सकते हैं, डायरिया में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, आपके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, तो आप ज्यादा पानी के साथ उसको इस्तेमाल करें। ज्यादा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका स्टूल एज ए स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल बल्क यूज करेगा। तो ज्यादा पानी के साथ यूज करेंगे तो उसका जो है स्टूल नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर उनको डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो आप कम पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अभी आपका सवाल है कि कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट में हम ज्यादा पानी के साथ स्पेगोल यूज करेंगे, तो आप यूज कर सकते हैं और वो अच्छा ओवरऑल रहता है। स्पेगोल वी कैन यूज इट फॉर लॉन्ग टाइम, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर शाहिद से मेरा क्वेश्चन है कि क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? किसी को प्रोलॉन्ग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहे तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसको हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए नाजिश, ये बहुत सारे डिस्कशन हो चुका कि बहुत ज़्यादा फैक्टर इसमें स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस और एंजाइटी आप खुद जानती हैं, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे माशरे में स्ट्रेस और एंजाइटी का जो लेवल है वो दूसरी सोसाइटी से और ज़्यादा है। उसकी वजह है हमारे यहाँ पुअर सोशो इकोनॉमी स्टेटस जो हमारे यहाँ है, लैक ऑफ एजुकेशन जो है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, बोथ इन द सेंस ऑफ के जैसे बॉडी के ऊपर भी उसके इफेक्ट डालती हैं और उसके थॉट प्रोसेसेस पे भी इफेक्ट डालती हैं। अब इसको इसकी वजह से लोगों के अंदर समटाइम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मिसाल के तौर पे जिसे कहते हैं सुसाइडल आइडियाज़, होमोसाइडल आइडियाज़, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसकी वजह से समटाइम्स लोग आते हैं जिनकी मैरिटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस पेशेंट्स के अंदर जनरेट हो जाती हैं, सोशल आइसोलेशन में पेशेंट्स चले जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर सज्जाद ने कहा कि पेशेंट्स को हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए, डॉक्टर लुबना ने भी स्ट्रेस दिया कि भाई इसके अलावा, टाइम के अलावा जो दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो मिसाल के तौर पे उसको कहेंगे भाई आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस के अंदर अपने इन्वॉल्व हो। इसी तरह से हफीज ने मुसलसल जो डाइट के ऊपर स्ट्रेस दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद जैसे डॉक्टर अमानुल्लाह ने बताया कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह जो है, लेकिन ये है कि ये फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट ग्रुप है, और इसके अंदर पेशेंट्स में हैव द लॉट ऑफ सोशल यानी कि माशी और इकोनॉमिकल यानी कि अपनी रेवेन्यूज के हिसाब से भी काफी डिप्रेशन में जाते हुए मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं इसके अंदर, अनफॉर्चुनेटली। तो हम अब रैप अप करते हैं अपने सेशन को। मैं एक यहाँ बात कहती चलूं अपने ऑडियंस से जो देख रहे हैं कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो बीमारी है वो एक बहुत महंगी बीमारी है, क्योंकि ये ठीक नहीं होती। लोग डॉक्टर टू डॉक्टर जाते हैं, सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं, सारे अस्पताल में जा चुके होते हैं और बार बार सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी और टेस्ट खून के करवा चुके होते हैं। तो इसके ये बीमारी जो है एक्स्ट्रा बर्डन है हमारी कौम के ऊपर बेसिकली, जहाँ उनको बहुत सारी चीजों से है ना दरपेश है मसाइल। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक एक्स्ट्रा बर्डन है उनके है ना अखराजात के ऊपर। जैसे कि भी हम सब लोगों ने आज डिस्कस किया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर से सच इंटरनली आपको कोई डैमेज नहीं करती, और आपके बाकी जो सिस्टम है सब इंटैक्ट होते हैं। जब आप टेस्ट कराते हैं सब नॉर्मल आते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। मेनली इसका जो मेन ट्रिगर है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और ये सब चीज़ें हैं जो इसको एग्रावेट करती हैं। और कुछ इन्फेक्शंस जो डायरिया करवाते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड, इन सब के बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। फूड एलर्जीज इन्हें प्रेसिपिटेट करा देती हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एज सच एक परेशान कुन बीमारी इसलिए नहीं है कि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जो इसके इसमें जो आपको तकलीफ होती है,
पेशेंट को वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होती है, जिससे उसके ऊपर इकोनॉमिकली बहुत बर्डन, जैसे सबने डिस्कस किया, बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का इस पर इफेक्ट होता है। हम इससे सिर्फ उस तरह से बच सकते हैं कि हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, स्ट्रेस कम लें और कम दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लें भी कम और दूसरों को भी कम दें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। डाइट, किसी एक चीज़ से आप ठीक नहीं हो सकते कि आप कहें कि मैं सिर्फ दवाओं से ठीक हो जाऊंगा, मैं सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाऊंगा, या मैं कोई साइकोथेरेपी करा के ठीक हो जाऊंगा। आपको सब चीज़ों को लाइफ में बैलेंस करके चलना है। और फिनिश करते हुए मैं सिर्फ एक और मैसेज सबको देना चाहूँगी कि लॉकडाउन जो है वो ईज हो गया है। हम सब कोविड-19 के पैंडेमिक के एरा में इस वक्त जी रहे हैं, तो हमें जो SOPs हैं उन सबका ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना के इन्फेक्शन की का एक सिम्टम डायरिया होना भी है। तो आजकल किसी को रिकरेंट डायरिया हो तो वो ये भी परेशान हो सकता है कहीं उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ। तो हम सब चीज़ों को हमें ख्याल रख के और सब चीज़ों को साथ लेकर चलना है। मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने सारे पैनलिस्ट का कि उन सबने टाइम निकाला आज का IBS का प्रोग्राम करने के लिए, और गेट्स फार्मास्यूटिकल का कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया। अगर आप लोग कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाह सकते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हमें देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव इस वक्त, तो वो अपने क्वेश्चंस उसमें ऐड कर सकते हैं, हम उसको बाद में भी आंसर कर देंगे। तो थैंक यू अच्छा, सो मच। इसमें डॉक्टर नाजिश, इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मैं कोविड को देख रहा हूँ, तो ये अच्छा फोरम है कि हम अपने पब्लिक को थोड़ी सी अवेयरनेस दें। तो क्योंकि कोविड में मैंने बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस गेन कर लिया है इस 1-2 महीने में, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी पब्लिक के साथ थोड़ा शेयर करूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरह मोशन या डायरिया और पेट में दर्द जो है वो इसमें हो रहा है, ये इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, मैंने क्या देखा है, आजकल जो कॉमन सिम्टम आजकल जो आ रहे हैं उसमें कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमन हो रहा है। आंखों में जो है ना खारिश, ये कॉमन मैंने देखा है। और टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल टेस्ट जो है वो जो आपको आ रहा होता है, जो आपको मीठा कड़वा जो सब कुछ फीलिंग हो रही होती है, तो वो टेस्ट लेस हो जाता है। ये भी मैंने आजकल सिम्टम मोस्ट कॉमन देखा है। और दूसरी ये भी चीज देखी है, यानी और कोई सिम्टम हो नहीं है, ये सिर्फ 2 चीजें भी अगर आ रही हैं तो अच्छा। एक और भी चीज जो मैंने देखी है कि लोग कोविड करा के आते हैं, टेस्ट तो नेगेटिव होता है, मगर उनकी जो 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 निशानियां हैं एक्सरे पे या CBC वगैरह में जब करवाता हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये जो है वो कोविड है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उनका टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव टर्न हो जाता है। तो मतलब एक टेस्ट अगर किसी का कोरोना नेगेटिव आ जाता है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो कोरोना से बरी हो गया। बाकी दूसरी बात, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लड़ना कैसे है, उसमें चंद SOPs हैं, जैसे आप अभी डिफाइन कर रही थी कि वो SOPs जो है वो ये हैं। हम अपने PGLD और PSG के प्लेटफॉर्म से भी ये लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं इस अच्छे मौके पे कि भाई देखिए, पहली जो बात है ना, फेस मास्क बात है। फेस मास्क जो है ना वो मस्ट आपके साथ होना चाहिए। अगर आप अकेले बैठे हैं तो कोई मसला नहीं है, अगले रूम में कोई आपका नहीं है तो आप उतार सकते हैं। वैसे ये हर वक्त आपको ना कंटिन्यूअसली फेस मास्क लगाए रखना है। आप गाड़ी में बैठे हैं, बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, फेस मास्क। और मैं तो हुकूमत को ये रिक्वेस्ट भी कर चुका हूं कि इसको रूल बना दे, ये पूरा जो है कानून पास हो जाए, क्योंकि फेस मास्क के बगैर आप कभी भी पब्लिक प्लेस पे कतई नहीं जाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात जो सोशल डिस्टेंस की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि भाई सोशल डिस्टेंस अपनी जगह, हाथ किसी सरफेस पे या हाथ अपने फेस पे, अपने दिमाग को कॉन्शियस रखें। हाथ अपने नाक पे, कान पे या कहीं पे भी लगाने से कंप्लीटली गुरेज करें जब तक आपको। थैंक यू डॉक्टर अमानुल्लाह, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम अभी फिनिश हो गया है, अब हम इसको एंड करेंगे। आप सबको खुदा हाफिज। शुक्रिया पैनलिस्ट का, गेट्स फार्मास्यूटिकल का, इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। जो आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो उसको आप ऐड कर सकते हैं कमेंट्स में, हम उसको बाद में आंसर कर देंगे। खुदा हाफिज, सब अपना ख्याल रखें और अपने आसपास सब लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।